हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 9 अर्बन लिवलीहुड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम शहर के लिवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसमें कोई कुछ कर रहा है, कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वेंडर हैं, कोई कुछ बना रहा है, तो कई सारे लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन है, राइट। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम शहरों की बात करें तो 5000 शहर हैं और उनमें से 27 बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं, मतलब चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर एक्सेट्रा, कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और इन सिटीज़ में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ काम करते हैं। और कहा जाता है कि जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। तो फाइंड आउट करते हैं कि सिटीज़ में, अर्बन लिवलीहुड्स में, यानी अर्बन में, जो अर्बन होता है उसे हम शहरी कहते हैं, शहरी इलाकों में लोग क्या क्या काम करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन, क्या वो किसी के द्वारा काम पे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से काम करते हैं। तो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इससे पहले हमने रूरल लिवलीहुड्स पढ़ा था, अब हम अर्बन लिवलीहुड्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यानी गलियों में काम करना। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़िन लिव्स। तो यहाँ पर एक कोई बताता है, चाहे वो गर्ल है बॉय, यहाँ बता नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन कोई बताता है कि मेरा जो कज़िन है वो यहाँ रहता है और आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स, और मैं उसके शहर में बहुत कम बार आया हूँ या आई हूँ। ये काफ़ी बड़ा शहर है और एक बार जब मैं इधर आई थी अपने कज़िन के साथ तो मैं आसपास देख रही थी या देख रहा था। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी क्या हुआ कि मैं आए अपने कज़न के यहाँ और हम लोग इधर उधर देखने लगे। फिर हमने क्या किया, सुबह सुबह ही अपने घर से हम निकल गए शॉपिंग के लिए, इधर उधर घूमने के लिए। और जैसे ही हम एक कॉर्नर में हमने देखा तो वो बता रही है, वो एक कोई भी है, वो अपने कज़न के साथ जा रहा है या जा रही है, और वो लोगों के साथ क्या क्या होता है यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो वो कॉर्नर में देखते हैं, वो लोग स्ट्रीट के कॉर्नर में वो देखते हैं कि क्या है, काफ़ी सारे लोग इतने सुबह सुबह जगे हुए हैं। कोई वेजिटेबल वेंडर है, वेंडर का मतलब होता है जो लोग बेचते हैं कोई भी सामान, वेजिटेबल बेचने वाला वेंडर जो ठेली लेके घूमते हैं ना, उनको हम वेंडर कहते हैं। वो बिजी है टोमेटोज़, कैरेट्स, कुकुम्बर्स को अपनी बास्केट में अरेंज करने के लिए, जिससे उसका जो स्टॉल है, उसका जो ठेला है, उस पर सब कुछ ईजिली दिख पाए कस्टमर्स को। और next to her stall was a lovely colorful one that sold all kind of flowers। और सब्जी वाले के एकदम साइड में एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। तो कज़िन और मैंने क्या किया, रेड रोज़ और येलो रोज़ ले लिए हैं और उसके बाद वो दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में बढ़ गए हैं। उधर वो देखते हैं कि एक पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है और काफ़ी सारे लोग उसके पास न्यूज़पेपर ख़रीदने भी आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सभी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। बसेज इधर उधर घूम रही हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रन बैठे हुए हैं बसेस में, और साइड में एक ट्री है जिसके अंदर एक कॉबलर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स। टूल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए अपने, वो एक छोटे से टिन बॉक्स में उसने रख रखे हैं और जूते वगैरह वो सिलने में लगा है। रोड साइड में एक बार्बर बैठा हुआ है जो कि अपना काम कर रहा है। उसके पास ऑलरेडी कई सारे कस्टमर आ रखे हैं अर्ली मॉर्निंग में शेव करवाने। और थोड़ा आगे चलकर वो लोग देखते हैं कि एक वुमन है जो कि अपना कार्ट लेकर चल रही है, अपना ठेला लेकर चल रही है, जिसमें हर तरीके की प्लास्टिक बोटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स एक्सेट्रा हैं। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो वो, जैसे ब्यूटी के जो सामान होते हैं वो सब उस ठेले में वो लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि आसपास शहर में कितने सारे लोग हैं, क्या क्या वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में हम एक स्टोरी भी दे रखी है, बच्चू मांझी की स्टोरी है ये। बचच्चू मांझी ये एक साइकिल रिक्शा पुलर है, रिक्शा वाले हैं। तो चलिए हम इनकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बचच्चू मांझी बताते हैं कि मैं एक गांव से आया हूँ, बिहार का गांव है, जहाँ पर मैं एक मैसन का काम करता था। मैसन का मतलब होता है वो लोग जो कि मज़दूर होते हैं, या हम कह सकते हैं लोगों की जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनमें ईंट वगैरह रखने का काम, मतलब ऐसा काम जो करते हैं उनको हम मैसन कहते हैं। तो बचच्चू मंजी बताता है कि मैं बिहार के एक गांव में मैसन था और मेरी जो वाइफ है और मेरे 3 बच्चे हैं जो कि अभी तक गांव में रहते हैं, और हमारा कोई भी लैंड नहीं है, हमारी कोई ज़मीन नहीं है गाँव में। नॉट आई गेट नेसेसरी वर्क रेगुलरली, हर रोज़ मुझे काम नहीं मिलता था, कभी कभी मिल गया तो थोड़ी बहुत पैसे आ गए। जो इनकम मैं कमाता था वो हमारी फैमिली के लिए एनफ नहीं थी, बहुत कम इनकम आती थी।
और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सिटी चलते हैं, शहर चलते हैं, क्योंकि शहर में ज़्यादातर गांव के लोग इसलिए आते हैं जिससे उन्हें लगता है कि ज़्यादा यहाँ पर इनकम हो सकती है ज़्यादा काम कर कर। तो उसके बाद बचच्चू मंजी भी ये सोचकर सिटी आई और इन्होंने एक ओल्ड रिक्शा, साइकिल रिक्शा जो होते हैं वो ख़रीदा और इंस्टॉलमेंट में वो ख़रीद लिया। और काफ़ी साल पहले वो ख़रीद लिया था रिक्शा और उसके बाद यहाँ पर वो साइकिल चलाने का, रिक्शा चलाने का काम करने लगे। बस स्टॉप पे हर सुबह आ जाया करते थे कस्टमर्स को ढूंढने और लेने। 8:30 सुबह के 8 नो मतलब सुबह अर्ली आ जाया करते थे, इवनिंग के शाम के 8:30 तक वो काम करते थे। आई टेक राइड्स अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया में वो 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाते थे। ईच कस्टमर गिव मी ₹10 to 30 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस के हिसाब से 10 से लेकर 30 रुपये तक मुझे मिल जाया करते थे। और जब मैं ये काम नहीं करता था तब मुझे कुछ नहीं मिलता था, कोई भी मैं पैसा कमा नहीं पाता था। मतलब मुझे काम रेगुलरली करना पड़ता था वरना मैं कुछ नहीं कमा पाता था। और ये कहाँ रहते थे बता रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेंट के कमरे में रहता था। रेंट पर इन्होंने कमरा लिया था और उसी के पास में मेरे जो सारे दोस्त थे वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। और मैं कमा लेता था 200 से 300 के बीच में हर रोज़, जिसमें से मैं 100 से 150 तो खाने वगैरह में, 100 to 150 रुपीज़ तो खाने में और रेंट में लग ही जाते थे। तो देखिए हर रोज़ वो 200-300 रुपीज़ कमाते हैं, उनमें से हर रोज़ 100 या 150 रुपीज़ फूड या रेंट पे लग जाते हैं। और उसके बाद बाकी का जो इनका पैसा बचता था पूरे महीने में तो वो अपनी फैमिली के लिए सेव कर कर रख लेते थे। और फिर जब वो गांव जाते थे 2 या 3 बार जाते थे, एक साल में 2 से 3 बार ही वो जाया करते थे। और तब वो अपनी फैमिली को देखने जाते थे और अपनी फैमिली को पैसे दे देते थे जो भी उन्होंने सेव किए अपने फैमिली के लिए, और जिससे फैमिली भी पैसों पर आराम से अपना जीवन यापन कर सके। मेरी जो वाइफ़ है बताते हैं, मेरी वाइफ़ भी एग्रीकल्चरल वर्क करती है और वो भी सी गेट्स वंस इन अ वाइल, और कभी कभी ही उसे काम मिलता है, उसका भी रेगुलर वर्क नहीं है। तो लाइक बच्चू मंजी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। तो जैसे हमने बच्चू मंजी की कहानी पढ़ी जो कि आए थे सिटी में आए थे, तो ऐसे कई लोग हैं जो कि स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं रिक्शा चलाने का, और कई सारे। तो एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद की सिटी में, और उसमें फाउंड किया गया कि 12% लोग ऐसे हैं, वर्कर्स 12% ऐसे हैं जो कि सिटी में रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, सड़कों के किनारे, जैसे रिक्शा चलाना हो गया और कई सारे काम। कभी कभी ये स्ट्रीट वर्कर्स क्या करते हैं, कभी कभी ये कोई चीज़ बेचने लग जाते हैं या रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कभी कभी रिपेयर करते हैं उनको, और प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वो अपने आउन पे वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन देयर आउन, खुद से वर्क करते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने उन्हें काम पे लगा रखा है या किसी से वो एम्प्लॉयड हैं, वो खुद से ही काम चलाना शुरू करते हैं। एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर आउन वर्क। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स। और ये डिसाइड करते हैं वो लोग कि मुझे कहाँ पर अपनी दुकान रखनी है, कितने से कितने तक मेरा जैसे बेचने का पैसे कितने लगेंगे, और मुझे कहाँ बेचना है, कहाँ पर अपनी दुकान का सेटअप करना है, वो सब वो खुद ही सोचते हैं, खुद ही की दुकान वो रखते हैं। और यूजुअली उनकी जो दुकान होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। मतलब टेम्परेरी, उनका स्ट्रक्चर भी टेम्परेरी होता है। जैसे के लिए कभी उन्होंने कोई गद्दा, प्लास्टिक कवर ले लिया, प्लास्टिक ले ली, या फिर हो सकता है कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड पे ही ऐसे रख दिया, कार्डबोर्ड बक्से रख दिए और बस लिख दिया एक पेपर पर कि ये जो भी दुकान का नाम है वैसे लिख दिया। तो मतलब कभी कभी उनकी दुकान परमानेंट नहीं होती, परमानेंट स्ट्रक्चर से नहीं बनी होती, ऐसे ही किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक, कपड़े वगैरह से वो लोग दुकान बना लेते हैं। कभी कभी सिर्फ बोर्ड लगा लेते हैं, कभी कभी ओनली पेपर या फिर बॉक्सेस से बना लेते हैं, और मे बी अ कैनवास शीट से भी वो लोग बना लेते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर आउन कार्ड्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पावमेंट। तो वही चीज़ें प्लास्टिक शीट बिछाकर, या फिर उनकी जो कार्ट होती है, उनकी जो ठेली वगैरह होती हैं, वो ऐसे कहीं रख लेते हैं और उसी के ऊपर पेपर लगाकर बना लेते हैं। जैसे मतलब आपने देखा भी होगा सड़क के किनारे जो लोग होते हैं स्ट्रीट्स पर, वो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, उनका बिल्कुल भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। कभी कुछ ले लिया और कहीं कपड़ा बिछाकर ऐसे ही शॉप खोल लेते हैं वो लोग टेम्पररी। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। और कभी भी पुलिस आकर उनकी शॉप्स को हटवाने के लिए कह सकती है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दिस हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। कुछ
शहरों के ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर हॉकर्स यानी जो बेचने वाले होते हैं ना, सड़क के किनारे बेचने वाले या ठेली वाले, इन लोगों का आना अलाउ ही नहीं होता। वेंडर्स जो बेचते हैं चीज़ें, वो कभी कभी क्या होता है अपने घर पे बना लेते हैं। वेंडर्स यानी जैसे आपने देखा होगा पानी पूड़ी वाले हो जाते हैं, जो पानी पूड़ी बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं उधर ही बना लेते हैं, है ना, बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लोगों को खिलाते रहते हैं, है ना। कभी कभी वो घर से बना कर आते हैं, फैमिलीज ही उनकी बना लेती है। क्लीन शॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल, यानी कभी क्लीन कर कर साफ कर कर वो तैयार कर देते हैं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। मतलब जैसे कुछ भी हो, वो कभी कभी लोग घर से बना लेते हैं, उनकी फैमिली बना लेते हैं घर पे और वहाँ पर आकर वो लोग बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे फूड बेचते हैं, कुछ लोग स्नैक बेचते हैं, है ना, वो घर पर ही बना कर आते हैं यूजुअली। तो जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है एक शॉप की, ये लोग हॉकर वगैरह ऐसे ही खोल लेते हैं, ठेली रख ली और ऐसे ही कुछ ना कुछ करके मतलब ऐसे ही खोल लेते हैं। ऑफ्टन वर्कर्स हु मेड अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। Below is a space where several workers leave their belonging during the day and cook their meals at night। तो यहाँ पर बता रखा है कि कई लोग ना अपनी दुकान के अंदर ही मजबूरी में अपना घर बना लेते हैं ऐसे ही, और दिन में वो बेच देते हैं और रात को अपने खाना वाना बनाकर आराम से खा लेते हैं। मतलब स्ट्रीट पे ही वो लोग अपना घर बना लेते हैं। तो ये बोल रखा है देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। मतलब 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि सड़कों के किनारे अपना खाना वाना या फिर कुछ भी बेचते हैं। और पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों के इलाके में 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडिंग was still recently looked up upon। हाँ, मतलब स्ट्रीट वेंडिंग को ये जो लोग होते हैं इनको ना ज़्यादा मतलब क्या होता था पहले के टाइम में, मतलब थोड़े से पहले अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे बोलते हैं कि ट्रैफिक को रोकते हैं स्ट्रीट वेंडर लोग, और क्या करते हैं लोगों को रास्ते में से मतलब बीच में तो ये दुकान खोल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लोगों को चलने में इनकी दुकानों से प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ट्रैफिक में अंदर घुस जाते हैं और ट्रैफिक बना देते हैं। तो कुछ लोगों को स्ट्रीट वेंडिंग से प्रॉब्लम थी। हाउएवर विद दिस एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की और बीच में तो उनको बैन भी कर दिया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि देखिए ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, देखिए खुद का भी इनका फ़ायदा और दूसरों को भी फ़ायदा ही ये लोग पहुंचा रहे हैं। दूसरों को मतलब आराम से वो लोग आराम से चीज़ें खरीद लेते हैं, सड़क के बीच में से बहुत ईजी पड़ता है। तो जनरल बेनिफिट ही है, राइट ऑफ पीपल, और इस तरीके से वो अपना वो भी चला सकते हैं, अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और लोगों की भी कमी जो है वो पूरी हो जाती है, कुछ भी वो लोग खरीद सकते हैं आराम से। तो गवर्नमेंट सोच रही थी कि लॉ जो है जो बैन कर दिए गए ना स्ट्रीट वेंडर्स, उनको वो वापस से लागू कर दे और उनका भी हक बनता है कि भाई वो भी अर्न कर सकें अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक ऐसा लॉ निकाल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि इस जगह पर ही स्ट्रीट वेंडर्स खड़े होंगे, इस जगह पर नहीं होंगे। मतलब कुछ ऐसी जगह बता दी जिन पे स्ट्रीट वेंडर का खड़ा होना अलाउ नहीं था। तो क्या होगा, ट्रैफिक की भी कमी नहीं होगी और एक जगह बना दी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वहाँ पर वो आराम से खड़े होकर अपना बेच देंगे जो भी उन्हें बेचना है। तो पहले ही बैन हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये लॉ जारी किया। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। हॉकिंग जोन्स नाम रखा उनका, जहाँ पर हॉकर खड़े होकर आराम से बेच सकते हैं। ये ज़्यादातर सिटीज़ या टाउन्स में ही पाए जाते हैं। और जो भी वेंडर्स हैं वो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट ने बोला। हॉकर्स भी कमेटी के पार्ट बन सकते हैं, अगर हॉकर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आराम से शेयर कर सकते हैं, उनका भी हक बनता है और उनके लिए भी डिसीजन लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन द मार्केट। When we reached the market, the shops were just beginning to open। जब हम अब ये लोग जो हैं, हम किन की बात कर रहे थे, आपको याद है ना, हमारी बात चल रही थी, एक लड़की थी और लड़का था, पता नहीं कौन था, बताया नहीं गया स्टोरी में, और उसका एक कज़िन था। तो वो लोग घूमने निकले थे। तो जैसे ही वो बताते हैं कि हम लोग फिर मार्केट पहुँचे। मार्केट पे जैसे ही वो पहुँचे तो सारी शॉप्स बस खुलने ही वाली थी, बस खुली ही थी, अभी खुली थी, सारे लोग अपना काम कर रहे थे शॉप पे। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन। लेकिन फेस्टिवल का, त्योहारों का मौसम चल रहा था, सीज़न चल रहा था, इसलिए हर शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ा भाड़ी थी।
और रो में शॉप खुली हुई थी, कोई स्वीट बेच रहा था, कोई टॉय, कोई कपड़े, कोई जूते, कोई यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा, ये सब बेचे जा रहे थे। एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था एकदम एंड में, पूरी मार्केट के एकदम एंड में डेंटिस्ट का क्लिनिक था। और मेरे कज़िन को वहाँ पर डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट लेनी थी, और वहाँ पर हम सबसे पहले गए जिससे हम मिस ना कर पाएँ अपना टर्न। उसके बाद थोड़ी देर तक हम रूम में वेट करें और उसके बाद हमें अंदर बुला लिया गया। डेंटिस्ट जो थे उन्होंने एग्ज़ामिन किया मेरी कज़िन को, और उसके बाद उससे बोला कि वो अगले दिन आ जाए वापस से, किसमें, डेंटल क्लिनिक में जहाँ पर वो गई थी डेंटिस्ट के पास वापस से आ जाए, क्योंकि उसके दांत में कैविटी है और उसके दांत को फिल करना पड़ेगा। तो जो मेरी कज़िन थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसने सोचा कि कितना लंबा प्रोसेस होगा, कितना पेनफुल प्रोसेस होगा। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई ये सोचकर कि मेरा टीथ इतना बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। उसके बाद डेंटल क्लिनिक से वो लोग कहाँ गए, वो लोग गए एक न्यू गारमेंट शोरूम में। गारमेंट शोरूम का मतलब जहाँ पर कपड़े वपड़े मिलते हैं ना, आपने देखा होंगे मॉल वगैरह में कपड़े भी मिलते हैं, तो वहाँ पर वो लोग गए। उन्हें ना क्या खरीदना था, अपने लिए रेडीमेड क्लोथ्स यानी कपड़े खरीदने थे। जो शोरूम था उसमें 3 फ्लोर्स थे, हर फ्लोर में डिफरेंट टाइप के कपड़े मिलते थे। तो वो लोग 3rd फ्लोर में गए, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते थे। ठीक है, तो हरप्रीत एंड वंदना, तो यहाँ पर हमें उन दोनों का नाम पता चल रहा है बिजनेस पर्सन। तो जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, देखिए जो कज़िन थी, एक तो हरप्रीत था और उसकी कज़िन का नाम वंदना था। ठीक है, तो वंदना गर्ल थी, हरप्रीत बॉय। तो फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। तो ये लोग बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं, हमारे जो फादर अंकल हैं, वो एक छोटी सी दुकान पे काम करते हैं। फेस्टिवल के टाइम में या फिर संडेज़ में, जब संडे वगैरह होता है या फेस्टिवल का टाइम चल रहा होता है, तो मेरी मम्मी और मैं भी शॉप में हम मदद करवा देते हैं और हम वर्क करते हैं उधर। ओनली आफ्टर आई कम्प्लीट माई कॉलेज, यानी हरप्रीत बोलता है कि मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, तभी मैं वहाँ पर काम करना मैंने शुरू कर दिया अपनी छोटी सी दुकान पे मेरे पापा की। तो इनके पापा और अंकल की बस यही है, पापा और अंकल की छोटी सी दुकान है और वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। हरप्रीत ने तभी से काम करना शुरू कर दिया जैसे ही उसने कॉलेज कंप्लीट किया। तो शोरूम है उन लोगों का भी, और इस शोरूम में, ये शोरूम उन्होंने कुछ साल पहले ही खोल दिया था। और अब वंदना बोलती है कि मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और हमारा बिज़नेस अब चेंज हो गया है। इन दिनों में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो रेडीमेड कपड़े ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, सिलाई वाले पसंद उतना नहीं करते। और ये जो ट्रेंड चला है ना रेडीमेड कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का, और इसके लिए ना अट्रैक्टिव डिस्प्ले करना पड़ता है। मतलब लोगों को रेडीमेड कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बाहर इन्होंने रेडीमेड कपड़े लगा रखे हैं। हमारे शोरूम में वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे शोरूम के लिए हम अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से, और कुछ चीज़ें नोएडा या गुड़गांव वाले एरिया से भी खरीदते हैं जो कि दिल्ली के पास हैं। और कुछ ड्रेस आइटम इनके फॉरेन कंट्रीज़ से भी आते हैं, बाहर की कंट्रीज़ से। तो देखा जाए तो उनका बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो चुका है इस हिसाब से, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये वी नीड टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। शोरूम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए काफ़ी सारी हमें चीज़ें भी चाहिए, तो ये लोग बाहर से ये सब मंगवाते हैं। ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, यानी ऐड लगवाते हैं न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा के थिएटर्स में, टीवी पे ऐड चलवाते हैं और रेडियो चैनल पे चलवाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो बिज़नेस है ना वो अच्छे से चलता है। ये वंदना बताती है। करेंटली हम रेंटेड हैं, यानी हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो शोरूम है वो रेंट पर है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं इसको जल्दी ही खरीदने का। Ever since this market has become the main market for people living in surrounding apartment, our business has grown। यानी ये बताते हैं कि अभी ये जो मार्केट है जिस पे हमने अपनी शोरूम खोल रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा मेन मार्केट बन गया है, तो ज़्यादा लोग इधर आते हैं ख़रीदने के लिए, इसलिए हमारा बिज़नेस भी बड़ा हो गया है। और अब हमारे पास एक कार है, एक फ्लैट, हमने अपार्टमेंट जो है अपना ऑर्डर कर लिया है इसी कम्प्लेक्स में पास में ही। तो ये हरप्रीत और वंदना की हमने पढ़ा। हरप्रीत और वंदना की तरह काफ़ी लोग हैं जिनकी खुद की दुकान होती हैं और अलग अलग मार्केट में उन्होंने अलग अलग दुकान खोल रखी होती हैं, है ना। शॉप्स स्मॉल भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स भी बेची जा सकती हैं। तो काफ़ी सारे जो बिज़नेस पर्सन होते हैं, जिनका बिज़नेस होता है या जिनकी दुकान खुद की होती है, उसी को हम एक तरीके से बिज़नेस कह सकते हैं। वो एम्प्लॉयड नहीं होते, यानी उन्हें कोई और काम पे नहीं लगा रखा होता, उनका खुद का ही होता है, वो खुद से ही अपनी दुकान चला रहे होते हैं, उनकी खुद की अपनी दुकान होती है। लेकिन वो एम्प्लॉय करते हैं, वो हायर करते हैं दूसरे वर्कर को। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर कई लोग लगे होते हैं, कई बॉय गर्ल्स काम करने वाले लगे होते हैं, कुछ सुपरवाइज़र होते हैं, कुछ हेल्पर्स होते हैं। तो जैसे देखिए हमने वंदना और हरप्रीत की कहानी पढ़ी, तो वंदना और हरप्रीत भी
हायर कर सकते हैं वर्कर्स को जो कि उनकी दुकान पे काम करें, है ना। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो शॉप्स होती हैं जैसे वंदना और हरप्रीत की थी, परमानेंट शॉप होती हैं और इनके पास लाइसेंस भी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। इनको लाइसेंस मिला होता है कि हम बिजनेस आराम से कर सकते हैं, आप अपनी शॉप चला सकते हैं। जबकि जो हमने पढ़ा जो सड़क के किनारे कभी गद्दे पर लिख लिया, कभी पेपर लगाकर शॉप बना ली, वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन जैसे हरप्रीत और वंदना वाले केस में जो शॉप है वो परमानेंट है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि एक दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रखती है जिसमें मार्केट जो है वो क्लोज रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट कब क्लोज रहता है, हर वेडनेसडे को, आपने देखा होगा वेडनेसडे को मार्केट क्लोज रहते हैं। मार्केट स्मॉल ऑफिस भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर, शॉप्स दैट आल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंक, कोरियर सर्विस एंड अदर। मतलब मार्केट में क्या क्या होता है, शॉप्स, ऑफिस, कभी कभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं शॉप्स, और बैंक्स होते हैं, कोरियर सर्विस होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब हमने बात की शॉप्स की बात कर ली, स्ट्रीट एरियाज़ की बात कर ली, गली के किनारे जो सड़क पर वेंडर वगैरह घूमते हैं उनकी बात कर ली, ठेली वालों की बात करी। अब हम फैक्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई वांटेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेशन। तो अभी दोनों बताते हैं कि हमें क्या करना था, जरी वर्क करवाना था, एम्ब्रॉयडरी करवानी थी अपने ड्रेसेस पे जो कि हमें एक स्पेशल ओकेशन पर पहननी थी। माई कज़न सेड दैट शी नो निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तो ये दोनों जानते थे निर्मला को जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं। गारमेंट फैक्ट्री यानी कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें इनकी कोई आंट वगैरह कोई काम करती थी निर्मला। तो इन्होंने सोचा चलिए हम निर्मला की फैक्ट्री में जाते हैं और जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी के बारे में उनसे पूछते हैं। तो इन्होंने बस पकड़ी और बस ये चल पड़े फैक्ट्री की तरफ। तो जो बस थी वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ी वाली थी और हर स्टॉप पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए जा रहे थे और बहुत ही मुश्किल से जगह मिल रही थी खड़े होने तक भी। पीपल एक दूसरे को धक्का मार रहे थे जिससे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन सकें। और जो मेरी कज़न थी उसने मुझे समझाया कि एक कॉर्नर पे खड़े हो जाओ जिससे तुम्हें धक्का ना लगे। तो मैंने सोचा कि कितने मुश्किल से, मतलब कितना, आई वॉन्डर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। यानी लोग हर रोज़ इतनी भीड़ाभाड़ी वाली बस में कैसे हर रोज़ ट्रैवल करते हैं। और जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया वाले पर आई तो पीपल उतरने लगे और हम भी उधर उतर गए क्योंकि हमें भी फैक्ट्री ही जाना था। और फिर हमें लगा कि कितना अच्छा हुआ कि हम उधर से निकल गए, इतना बड़ा रिलीफ, शुक्र है हम उधर से निकल गए क्योंकि काफ़ी भीड़ाभाड़ी वाली बस थी ना। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलवेज और इन अ ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। तो वो देखते हैं कि एक जगह पर काफ़ी सारे लोग रेलिंग्स पर बैठे हैं, तो कुछ मतलब ग्रुप बनाकर बैठे हैं काफ़ी सारे लोग एक साथ। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो स्कूटर्स के साइड में खड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मेरी जो कज़िन है वो मुझे बताती है कि ये जो जगह होती है इसको हम लेबर चौक कहते हैं। तो लेबर चौक पे क्या होता है बच्चों, देखिए लेबर चौक वाले एरिया में लेबरर्स बैठे होते हैं, यानी जो जिनका मतलब देखिए टू हेल्प मेसन्स, जैसे कि लिए मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है और ज़रूरत है ईंट लगाने वाले की, तो ये लोग बैठे रहते हैं लेबर चौक पे। यहाँ पर अगर किसी को बोल दिया जाए कि कोई ईंट लगा सकता है तो यहाँ पर ये लोग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये बस ऐसे बैठे रहते हैं कि इन्हें कुछ मिल जाए। दे डिग आउट कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट रोड और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। मतलब ट्रक्स वर्क्स इधर ले आना, पाइपलाइन खोदना, टेलीफोन केबल लगाना, सड़कें बनाना, ये सारे काम होते हैं इनके। और ये लेबर चौक पर बैठे रहते हैं थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। तो इनको हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया। मतलब क्या होता है कि देखिए ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं और ये लोग किसी काम के लिए बैठे रहते हैं कि कोई आए उनको काम दे दे। अ लेबर चौक डेली वेज वर्कर्स वेट फॉर देयर टूल्स फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क। ठीक है, तो इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, हर रोज़ ये अलग अलग काम करते हैं जो भी इनको मिल जाता है। तो ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं जिनका कोई परमानेंट नहीं होती जॉब। तो वी एंटर द फैक्ट्री एरिया। फिर ये लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और अपनी निर्मला जिनसे इनको मिलना था ना उधर जाते हैं। तो देखिए जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं यहाँ पर स्मॉल उन्हें वर्कशॉप दिखती हैं। जैसे देखिए ये पूरी फैक्ट्री है और यहाँ पर एक वर्कशॉप, एक छोटा छोटा कमरा, ऐसे ऐसे कई सारे कमरे बने होते हैं। तो ये देखते हैं कि कितने सारे एंडलेस रोज ऑफ देम, यानी कई सारे कमरे होते हैं। एक सेक्शन में लोग, एक छोटा सा रूम होता है जिनमें स्विंग मशीन से सिलाई चल रही होती है।
एक पर्सन ऑपरेट कर रहा होता है स्विंग मशीन को और क्लोथ्स सिले जा रहे होते हैं जितने भी कपड़े थे। स्विंग मशीन का मतलब है कपड़े सिलने की जो मशीन आती है ना, उससे। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, फिर वो स्टिचिंग यूनिट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें निर्मला मिल जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कज़न से मिलने पर, और फिर वो प्रॉमिस भी कर देते हैं कि वो जारी वर्क कर लेंगी ड्रेस पर। निर्मला जो थी ना वो एक टेलर का काम करती थी एक्सपर्ट गारमेंट यूनिट में, मतलब जो फैक्ट्री थी उधर निर्मला टेलर का काम करती थी, टेलर यानी दर्जी, सिलाई का। द फैक्टर वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड। तो जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वो गर्मियों के कपड़े बनाता था वो फैक्ट्री, और वो लोगों को बेचती थी फैक्ट्री फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए हो गया, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इधर उनके कपड़े जाते थे। जो वर्कर्स थे निर्मला की तरह उन्हें काफ़ी लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। और नॉर्मल वर्किंग डे बिगिनस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाय 10 PM। तो उनका काम 9 बजे से शुरू होता था और 10 बजे पर ख़त्म होता था। कभी कभी 10 बजे से बाद भी ख़त्म होता था जब उन्हें एक्स्ट्रा काम मिल जाता था। वो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी निर्मला, और कभी कभी उनका काम अर्जेंटली आ जाता था तो उन्हें संडे को भी जाना पड़ता था। निर्मला को 280 रुपीज़ हर दिन के मिलते थे, और अगर उनसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया, जैसे देखिए उनकी टाइमिंग थी 9 बजे से रात के 10 बजे तक, अगर 10 बजे ना करवा कर उन्हें 12 बजे या 11 बजे तक काम करवा लिया गया तो उन्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला करते थे, ठीक है, अगर लेट तक काम करवाया गया। तो बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस्ड इट्स स्टाफ। तो क्या होता था कि जून के महीने तक इनका सारा काम फैक्ट्री का फिनिश हो जाता था, क्योंकि गर्मियों के कपड़े बनाते थे ना, तो जून तक लगभग सारा काम फिनिश हो जाता था। उसके बाद क्या था, फैक्ट्री स्टाफ को रिड्यूस कर देती थी, तो मतलब फिर उनका कोई काम नहीं होता था, निर्मला का भी कोई काम नहीं होता था, और निर्मला को बोल दिया जाता था कि अब आप लीव हो सकती हैं। तो 3 से 4 महीने पूरे साल में निर्मला का कोई वर्क नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही कंपनी बुला लेती थी इनको तो वो आ जाया करती थी। तो काफ़ी वर्कर्स निर्मला की तरह एम्प्लॉयड होते हैं, यानी दूसरे निर्मला की तरह दूसरे लोग ना इनसे काम करवा रहे होते हैं, मतलब इनका खुद का तो शॉप नहीं है ना निर्मला की, ये दूसरे की फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि ऐसे भी काम करते हैं, और ये कैजुअल बेसिस पर काम कर रही हैं, मतलब दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स दैम, यानी ये ऐसे कैजुअल बेसिस पे काम कर रही हैं, अगर ये जो हैं इनके बॉस इनको बुलाएंगे तभी ये आएंगी, और अगर एम्प्लॉयर को इनकी ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं आएंगी। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। कभी कभी अगर लार्ज ऑर्डर मिल जाते हैं कपड़ों के, या फिर बहुत ही स्पेशल त्यौहार चल रहा होता है तभी इनको बुलाया जाता है, मतलब हर रोज़ नहीं बुलाया जाता, जब बुलाएंगे तभी ये आएंगी, इस तरीके की इनकी जॉब है। तो इनको हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। एज एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, मतलब कभी कभी इन्हें दूसरा कोई काम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इनको बुला लिया जाता है, कभी मना कर दिया जाता है। टेम्पररी मतलब एक तरीके से परमानेंट नहीं है। जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट, कभी भी टेम्पररी है, मतलब कभी भी छोड़ सकती हैं। और अगर कोई भी इनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार करता है या रूड तरीके से बात करता है तो क्या होता है, ये बोल भी नहीं सकती, और कभी भी इनको छोड़ने के लिए बोल दिया जाता था कि हाँ आप जॉब छोड़ सकती हैं, मतलब ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पर प्रोटेक्शन नहीं है। अगर ये बीमार हो जाती हैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता इन्हें अपनी कंपनी की तरफ से, और इनसे सोचा जाता है कि ये लंबे समय तक काम करें। फॉर एग्जाम्पल इन क्लोथ मिल यूनिट द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट। तो एक क्लोथ मिल यूनिट में जो वर्कर्स हैं वो दिन से लेकर रात तक काम करते हैं। हर शिफ्ट जो होती है 12 घंटों की होती है। दिन में जो लोग काम करेंगे वो 12 घंटों तक काम करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई आएगा वो भी रात के 12 घंटों तक काम करेगा। तो हमने क्या पढ़ा, निर्मला जैसे लोगों की जॉब परमानेंट नहीं होती, ठीक है, उन्हें कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की यहाँ पर बात बता रखी है, ऐसे होते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में क्या होता है, देखिए वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज़। बिग सिटीज़ में चला है। कॉल सेंटर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज ऑफिस होते हैं, डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस विद कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विस लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। तो देखिए जो कस्टमर नंबर होता है, जैसे आपने कोई टिकट ली या फिर आपको बैंक के रिगार्डिंग बैंक का कस्टमर नंबर आपको मिल गया, और उसके बाद जो कस्टमर नंबर पे आप कॉल करते हैं ना वो कॉल सेंटर पे जाता है,
और जैसे कॉल सेंटर में कोई कस्टमर बात कर रहा है इन लोगों से कि भाई हमारा जो बैंक है, बैंक की डिटेल्स ये हैं और हमें ये नहीं मिला, या फिर टिकट पे हमारा नाम नहीं है, किसी और का है। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ या बड़े बड़े इश्यूज़ इधर जाते हैं अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, तो ये लोग बात करते हैं फिर, ठीक है, किसी भी चीज़ से। कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो लार्ज कमरों में होते हैं और वर्क स्टेशन हम इन्हें कह सकते हैं। इनमें कंप्यूटर इन लोगों के पास होता है, टेलीफोन का सेट होता है, और इनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र कौन लोग होते हैं? जो कि इनका ध्यान रखते हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन पर निगरानी रखते हैं। तो एक सुपरवाइज़र का ऑफिस होता है। तो इंडिया में ना कई सारे कॉल सेंटर हैं। इंडिया की जो कंपनीज़ हैं ना, इंडिया की कंपनीज़ और बाहर विदेशी कंपनीज़ भी इंडिया के कॉल सेंटर में अपनी कंपनी का वो करती हैं, अपनी कंपनी के लोग बैठाते हैं। मतलब क्यों, क्या होता है कि देखिए जो कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में, उनमें ना लोग कम सैलरी पे अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं और काफ़ी कम सैलरी पे काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। इसलिए विदेशी कंपनी भी इंडिया के लोगों से इंडिया के कॉल सेंटर में अपनी कंपनी का काम करवाती है। तो एक इस तरीके से होते हैं कॉल सेंटर, ठीक है, आपने देखे भी होंगे, आई थिंक, आई होप, है ना। उसके बाद इन द ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया की अगर हम बात करें तो अब ये लोग बताते हैं कि जो मेरी आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं और शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। सुधा जो इनकी आंट है, उन्होंने बोला था कि 5:30 PM तक इनके ऑफिस पहुंच जाना। तो ये सोचते हैं कि हम काफ़ी लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी ही निकल जाते हैं ऑटो रिक्शा से और जस्ट उधर टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो जो सुधा का ऑफिस होता है, सुधा आंटी का, उनकी आंट थी ना वो, तो सुधा का जो ऑफिस होता है वो एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। देयर वर 100 ऑफ पीपल कमिंग आउट, वहाँ से हज़ारों और 100 लोग बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे। कार लगी हुई थी आसपास, कार के पार्क थे, पार्किंग वगैरह थी, और काफ़ी सारी बसेस भी इधर उधर खड़ी थी। तो जो आंटी थी ना, सुधा आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। तो जैसे ये लोग बताते हैं कि वो एक मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में, जो कि बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है। ये फैक्ट्री जो है वो बिस्किट बनाती है और बाहर, इस शहर के बाहर इनको बेचती है। तो जो सुधा है, उनका काम क्या है, वो सुपरवाइज करती हैं, लोगों को देखती हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और सुधा आंट के अंदर 50 सेल्स पर्सन आते हैं। यानी ये लोग बताते हैं कि सुधा इनकी एक आंट है और ये एक सुपरवाइज़र है एक कंपनी में जो कि बिस्किट बनाती है। और सुधा के अंदर, सुधा जो आंट है, उनके अंडर 50 सेल पर्सन आते हैं और ये इन सब का ध्यान रखती हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो भी बात होती है, यानी सेल पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो सुधा से पूछते हैं। तो उनका काम क्या होता है सेल पर्सन का, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं और ऑर्डर्स से इधर उधर शहरों में भेजते रहते हैं बिस्किट को। तो सुधा ने ना डिवाइड कर रखा है, एक जैसे इनकी सिटी है उसे 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। एक सिटी हो गई और इसे 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो लाइक जैसे देखिए 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है सुधा ने एक सिटी को, तो वो एक बार में एक रीजन से मिलेंगी, यानी ये जो इलाका है उसमें एक बार में मिल जाएंगी, उसके बाद दूसरे बार में इसमें जाएंगी। तो सुधा जो है उनका भी काम होता है कि इधर उधर जाएं और सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेती रहे कि उनका काम कैसे चल रहा है। और अगर इनके अंडर जितने भी लोग आते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इनका सॉल्यूशन भी देती हैं। एंटायर सिटी में इधर उधर घूमती रहती हैं, कभी कभी इन्हें लेट तक काम करना पड़ता है और अलग अलग प्लेसेस जाना पड़ता है। तो सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ, हर महीने इन्हें एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है और इनकी परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट वर्कर है विद द कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जॉब टेम्परेरी है, कभी बुला लिया कभी भी भेज दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जॉब एकदम परमानेंट है, इनकी जॉब एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी बुला लिया कभी भेज दिया, वही चीज़ है ना। रेगुलर इन्हें सैलरी मिलती है हर महीने, और जॉब से ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि इस जॉब को ये लंबे समय तक, मतलब इस जॉब में काम कर सकती हैं। परमानेंट वर्कर भी हैं और इनको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लिए अगर इनकी ओल्ड एज हो जाती है तो उन्हें सेविंग्स मिलती हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि जितनी भी इन्हें सैलरी मिलती है ना, उसमें से थोड़ा सा काट के गवर्नमेंट बैंक में इनकी सेव हो जाती है फंड के तौर पर। तो जब ये ओल्ड हो जाएंगी तो इन्हें वो सारा पैसा एक साथ दे दिया जाएगा, जो भी इनकी सैलरी में से कट होता है, इंटरेस्ट के साथ इनकी सेविंग में जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब ये रिटायर होंगी तब भी इन्हें ये पैसा दे दिया जाएगा एंड शी कैन देन लाइव ऑन दैट, उसके बाद वो इस पर जी सकती हैं उन पैसों पर। मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब काफ़ी सारे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, हॉलीडेज़,
हॉलीडेज़ में क्या होता है, इन्हें संडे को ऑफ मिलता है और नेशनल हॉलीडे होती है उनको भी ऑफ मिलता है, और इन्हें एनुअल लीव, जैसे कभी इनको बुखार हो गया या इन्हें शादी वगैरह में जाना है तो वहाँ पर भी इन्हें आराम से लीव ले सकती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, या किसी इनकी रिलेटिव की तबीयत ख़राब होगी या फिर इन्हीं की तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा, कंपनी जो है वो पैसे देगी इन्हें, मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ पैसे इनकी कंपनी वाले इनको दे देते हैं, जिससे ये अपनी फैमिली वालों के लिए मेडिसिन वगैरह खरीद सकें। और अगर इन्हीं को फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है यानी कहीं जाना है तो ये आराम से लीव ले सकती हैं, छुट्टी ले सकती हैं ऑफिस से, और इनको इनकी सैलरी में से भी पैसे कट नहीं होते हैं। यहाँ मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिस। तो सुधा की तरह, जैसे हमने सुधा के बारे में पढ़ा कि इनकी परमानेंट जॉब है और इन्हें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती हैं, तो ऐसे कई वर्कर्स होते हैं सिटी में जो कि ऑफिस, फैक्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे काम करते हैं और वो रेगुलर परमानेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और उन्हें कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली। हर रोज़ वो आराम से अटेंड करते हैं ऑफिस को या जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं। उनका वर्क क्लियरली होता है, दे गेट रेगुलर सैलरी, उन्हें हर रोज़ मिलती है। और इनसे अपोजिट अगर बात करें तो कैजुअल वर्कर्स आते हैं। कैजुअल वर्कर्स को कभी भी लीव लेने के लिए उनकी फैक्ट्री उन्हें पूछकर ही छुट्टी लेनी पड़ती है, और कभी कभी कैजुअल वर्कर्स को कभी बुला लिया जाता है, कभी नहीं बुलाया जाता। तो एक होते हैं परमानेंट वर्कर और एक होते हैं कैजुअल वर्कर, ठीक है। कैजुअल वर्कर को कभी बुला लिया, कभी नहीं बुलाया, लीव लेने के लिए भी उन्हें पूछना पड़ता है। और परमानेंट वर्कर की जॉब परमानेंट होती है, हर रोज़ उन्हें आराम से अपनी सैलरी मिलती है और काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, तो ये लोग बताते हैं कि दिन के लास्ट में हम बहुत ज़्यादा थक गए लेकिन बहुत मज़ा भी आया, और मैंने सोचा कि कितना इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सारे लोग इतने सारे काम करते हैं। भले ही इस शहर के लोग एक दूसरे से मिले ना हों, लेकिन उनका काम शहर को एक साथ बांधता है और यही एक शहर की लाइफ, जिंदगी बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने सारे काम होते हैं शहर में, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।